सबसे पहले इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रात 8 बजे भारत के इतिहास की एक नई कड़ी आप तक पहुंचे, बिना रुके, बिना झुके। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस युग में जिसे इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है। एक ऐसा कालखंड जहां साहित्य, विज्ञान, कला, धर्म और राजनीति सभी अपने चरम पर थे। इस युग की नींव रखी थी गुप्त वंश ने और उसके शिखर पर विराजमान हुआ भारत। तीसरी शताब्दी के अंत में जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था, तब एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त वंश। इसके पहले महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम। उनके राज्याभिषेक के साथ ही एक नया काल शुरू हुआ, गुप्त संवत। यह केवल समय की गिनती नहीं थी, यह उस युग की शुरुआत थी जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने वाला था। सम्राट चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और फिर उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने इस साम्राज्य को फैलाया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया, लेकिन वह केवल एक योद्धा नहीं, एक विद्वान, एक कवि और एक संगीत प्रेमी भी था। इलाहाबाद स्तंभ लेख में उसकी विजयों का वर्णन आज भी पत्थर पर अमर है, जैसे स्वयं काल ने अपने हाथों से उसका यश लिखा हो। समुद्रगुप्त ने केवल तलवार से राज्य नहीं जीते, उसने अपनी उदार नीति से दक्षिण के राजाओं को मित्र बनाया और विदेशों तक भारत का प्रभाव फैलाया। यहां से शुरू हुई एक अद्वितीय प्रशासनिक व्यवस्था जहां शक्ति और सहिष्णुता साथ साथ चली। समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया। यही वह युग था जब भारत केवल भूमि नहीं, विचार बन चुका था। उज्जैन उनकी राजधानी बनी और वहां से नीतियों, न्याय और संस्कृति की रश्मियां संपूर्ण आर्यावर्त में फैलने लगी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया और पश्चिमी भारत को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। उनका काल भारत के इतिहास में ऐसा समय था जब हर क्षेत्र, शिक्षा, कला, धर्म, व्यापार अपने स्वर्णिम स्वरूप में था। इस युग की मुद्रा सुंदर, कलात्मक और वैदिक देवी देवताओं की आकृति से सुशोभित केवल एक सिक्का नहीं थी, वह भारत की आत्मा को दर्शाने वाला प्रतीक थी। एक ओर मंदिरों की नक्काशी में देवी लक्ष्मी विराजती थीं, दूसरी ओर अरण्यों में बुद्ध की प्रतिमा ध्यान मग्न होकर ध्यान की शक्ति का परिचय देती थी। गुप्त काल का भारत गुरुकुलों से भरा हुआ था। शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज का हर वर्ग विद्या की रोशनी पा रहा था। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी दूर दूर से आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। खगोल, गणित, आयुर्वेद, साहित्य, व्याकरण, हर क्षेत्र में भारत नई ऊंचाइयां छू रहा था। महाकवि कालिदास इसी युग में हुए, जिनकी रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य का शीर्ष शिखर मानी जाती हैं। अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत जैसे नाटक केवल प्रेम कहानियां नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा की झलकियां हैं। गुप्त काल में विज्ञान भी पीछे नहीं था। आर्यभट्ट ने इसी युग में शून्य की खोज की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सब तब जब यूरोप में ऐसे विचारों को दंडनीय अपराध माना जाता था। वराह मिहिर ने आकाश गंगा और ग्रहों की गति को वैज्ञानिक रूप में समझा। आयुर्वेदाचार्य चरक और सुश्रुत के ग्रंथों का पुनर्लेखन और विस्तार भी इसी युग में हुआ। यह वह समय था जब भारतीय समाज संतुलित और समृद्ध था। स्त्रियां शिक्षा, कला और धर्म में आगे थीं। समाज में कुछ स्तर पर जातीय व्यवस्थाएं थीं, लेकिन कला, शिल्प और सेवा में हर वर्ग का योगदान था। फिर आया वह राजा जिसने गुप्त वंश की अंतिम रक्षा की, स्कंदगुप्त। जब हूणों ने भारत पर धावा बोला, तब स्कंदगुप्त अपने वीर सैनिकों के साथ अंतिम दीवार बन गया। उसने भारत की संस्कृति को बचाया, लेकिन इस संघर्ष की कीमत पर आर्थिक संकट आ गया। गुप्त साम्राज्य कमजोर होने लगा और फिर बिखर गया। लेकिन साम्राज्य भले ही ढह गया, उसका यश अमर हो गया। गुप्त युग ने भारत को स्वर्ण युग इसलिए नहीं बनाया कि उसकी सीमाएं विशाल थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके विचार विशाल थे। यह वह युग था जिसने भारत को विश्वगुरु बनाया और जिसकी चमक आज भी हमारे साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में जीवित है। और यही कारण है कि जब भी कोई पूछे कि भारत का सबसे महान काल कौन सा था,
तो उत्तर आता है गुप्त वंश का स्वर्ण युग। कल रात 8 बजे मिलते हैं एक और नए अध्याय में, जब अरब सेनाएं भारत के दरवाजे पर दस्तक देंगी और राजपूत योद्धा तलवार लेकर खड़े होंगे। भारत के इतिहास की इस अविस्मरणीय यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए।